Okay. Then today, you know what, we have to start the story of village पालमपुर. इस स्टडी को हम लोग को वर्कआउट करना है. रेडी? ओके, चलो ठीक है, लेट्स गो, लेट गेट स्टार्टेड. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पालमपुर की बात करेंगे. तो देखो यहाँ पे वर्कआउट किया है कि पालमपुर मतलब एक इमेजिनरी विलेज को लिया है, ठीक है, और जिस विलेज के हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करा गया है, ठीक है. इसमें आप देखोगे कि इसमें फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटीज है. अब गांव की बात करोगे तो गांव में तो क्लियर है, गांव में फार्मिंग ही आपकी मेन एक्टिविटीज होती है, जिसमें हमारे किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, और उसके बाद अदर एक्टिविटियां जो है वो करते हैं, ठीक है. तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि फार्मिंग तो मेन ऑक्यूपेशन है ये है, प्लस इसके बाद कुछ अदर एक्टिविटियां भी हैं जिससे हम लोग नॉन फार्मिंग बोल सकते हैं. जिसमें क्या क्या है, तो जैसे मैं देखो यहाँ पे स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है, तो ये सारे भी एक्टिविटी है जिसको हम लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में रखते हैं. दूसरा पॉइंट है यहाँ पे देखो कि हमें कोई भी एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं उसको करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है, ह्यूमन एफर्ट और मनी. मतलब ह्यूमन कैपिटल और मनी, फिजिकल कैपिटल, इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट है आपको, तभी जाके आपका कोई भी प्रोडक्शन फिनिश गुड्स के रूप में कन्वर्ट होगा. तो देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करेगा तो पालमपुर के बारे में बताएगा कि पालमपुर एक वेल डेवलप्ड विलेज है जो कि वेल कनेक्टेड है टाउन से. टाउन मतलब रायगंज एक शहर है जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पे है, उससे ये जगह जो है वेल कनेक्टेड है, ठीक है. इसके बाद आप जाओगे तो यहाँ पे आपका रोड अच्छे तरीके से है, और गाँव से टाउन में जाने के लिए आपका बुलेट कार्ट, टांगा या फिर दूसरे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे जीप, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है. लगभग इस गांव की बात करें तो इस गांव में 450 फैमिलियां रहती हैं, जिसमें 80 जो है वो अपर कास्ट के लोग हैं, और फिर नीचे SC ST दलित मादली, मतलब एक तरह का मिक्सचर है. मतलब पालमपुर की बात करें तो पालमपुर में एक डाइवर्सिटी देखने को मिला है जिसमें हर एक कास्ट, हर एक कम्युनिटी, हर एक वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद है, ठीक है. इसमें कुछ घर पक्का है, कुछ घर कच्चा भी है, ठीक है. कुछ घर का पक्का, कुछ घर कच्चा भी है. प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी है. इलेक्ट्रिसिटी पावर की बात करोगे तो इसके मदद से यहाँ के लोग ट्यूबवेल का यूज करते हैं अपने फील्ड को इरिगेट करने के लिए. प्लस इलेक्ट्रिसिटी के मदद से ये छोटे छोटे बिजनेस को भी स्टार्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है. तो ये सब भी इन लोगों ने किया है. अब आगे आप देखिए पालमपुर की बात करोगे, पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज के रूप में यूज किया गया, ठीक है. बट इंडिया के मैक्सिमम जो विलेज हैं, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे पालमपुर जैसी व्यवस्थाएं आ चुकी है, ठीक है. अब पहले का सिचुएशन आपके गांव में नहीं है कि गांव से अगर शहर में जाना है तो एक डेट रखना पड़ता था कि अच्छा इस ट्रिप को जाएंगे हम लोग, ये वो जो भी है. अब गांव से शहर में आना है, आधे एक घंटे में आप शहर में आओ, शहर में अपने काम के काम करके फिर अपने गांव में रिटर्न चलेगा. रीजन बिकॉज ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेल डेवलप हो चुका है हमारे देश में. आगे आइएगा, सेकेंड पेज में चलो. तो यहाँ देख लो, अगर अगला पॉइंट क्या है कि हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन, सपोज करो कि हमें अगर किसी भी गुड्स को प्रोडक्ट करने के लिए, अगर किसी भी कंपोनेंट को अगर हमको प्रोडक्ट करना है तो हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए. तो फिजिकल कैपिटल का मतलब मनी. अब फिजिकल कैपिटल में दो चीजें हैं, जैसे में पैसे का यूज हम लोग किस लिए करेंगे, या तो टूल्स खरीदने के लिए करेंगे जो कि फिक्स्ड कैपिटल कहे जाते हैं, या फिर रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कहेंगे. प्लस इसमें वर्किंग कैपिटल्स भी आ जाएंगे आपके. तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है. फोर्थ रिक्वायरमेंट जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास नॉलेज, स्किल भी होना चाहिए, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, आप प्लस एक मतलब कि ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट है किसलिए, आपको आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है. तो ये सब मिलके आप ह्यूमन कैपिटल की बात करोगे. आप ह्यूमन में भी देखो कि स्किल्ड और अनस्किल्ड दो तरह के लोग हैं. स्किल्ड मतलब जो क्वालिफाइड है, और अनस्किल्ड का मतलब जो क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पे किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है. अगला देखो यहाँ पे फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड इज फिक्स्ड. अब देखो लैंड की बात कर रहा है, तो इसमें आप देखो फार्मिंग हमारे यहाँ का पालमपुर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्शन, सबसे ज्यादा बड़ी एक्टिविटी. लगभग 75% लोग जो है वो फार्मिंग के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है. तो फार्मिंग करोगे क्या, जमीन पे ही करोगे. जमीन पे करने का मतलब आप देखोगे 1960 के पहले ओल्ड मेथड, मैंने उस दिन आपको बताया था, प्रिमिटिव फार्मिंग किया जाता था, ओल्ड मेथड का यूज किया जाता था, ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर करते थे.
बट 1960 के बाद जब आपके यहाँ किसका विकास हुआ, आपके यहाँ जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई तो हमने यहाँ पे क्या यूज करना शुरू कर दिया, मॉडर्न टेक्निक, और ज्यादा से ज्यादा जमीन जो था उसको हम लोगों ने एग्रीकल्चर के रूप में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, बिकॉज मॉडर्न टेक्निक हमारे पास आ गया, इरिगेशन की फैसिलिटी हमारे पास आ गई। आगे आपको बता रहा, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट और दिया हुआ है कि हमारे यहाँ जो वेस्टलैंड है उसको भी हम लोगों ने कल्टीवेटिंग लैंड के रूप में कन्वर्ट किया, और लगभग 1970 के बाद से लगभग 200 हेक्टेयर जो एरिया है उस जगह पे इरिगेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट की बात क्या कि आखिर जमीन को मापने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको हेक्टेयर कहते हैं। ठीक है, गांव में आप बात कीजिएगा तो इसमें हम लोग बीघा, कट्ठा इसका भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बीघा कट्ठा का भी यूज करते हैं, इस तरह का वर्ड यूज करते हैं। फिर आगे पॉइंट पे जाइएगा, देखिए यहाँ पे कर रहा है कुछ और क्वेश्चन है कि इज देयर अ वे वन कैन ग्रो फ्रॉम द सेम लैंड, क्या कोई दूसरा भी तरीका है जिससे आदमी एक से ज्यादा तरीके से क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सके? यस है, मल्टीपल क्रॉपिंग उसको बोलेंगे। उत्तर प्रदेश का ले लो, हरियाणा का ले लो, पंजाब का ले लो, ये सारे आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे जहां पे हम लोग देखते हो क्या जैसे रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप या फिर जैद, इस तरह के क्रॉप्स को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। मतलब एक जमीन से हमारा जो लैंड है उसमें विद इन ए सिंगल ईयर, एकड़ भी हो सकता है, विद इन ए सिंगल ईयर हम लोग क्या करते हैं एक से ज्यादा अलग अलग तरह के क्रॉप, तो इसको मल्टीपल क्रॉपिंग हम लोग कहते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग की भी हम लोग बात कर रहे हैं। फिर आगे एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे है कि व्हाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर, क्यों? आखिर हमारे किसान जो है वो एक जमीन से विद इन अ सिंगल ईयर दे आर कैपेबल टू ग्रो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स टुडे, व्हाई? बिकॉज ऑफ क्या चीज? इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आज उनका इरिगेशन सिस्टम जो है वेल डेवलप हो चुका है, उनको जब मर्जी करे अपने क्रॉप्स में वाटर देना वो लोग इरिगेट कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ड्यू टू वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम, तो इस सिस्टम ने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमारे पालमपुर के गांव के जो लोग हैं, किसान हैं, वो लोग एक जमीन से विद इन अ सिंगल ईयर मोर देन 2 टाइप ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन बाय देम, वो लोग इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। पॉइंट समझते जाना। प्लस इलेक्ट्रिसिटी का और भी ज्यादा यूज वो लोग कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था छोटा प्रोजेक्ट, जैसे इलेक्ट्रिक की मदद से वो लोग ट्यूबवेल को यूज करते हैं, प्लस इलेक्ट्रिक की मदद से वो लोग पेपर ऊपर को कट करके वो छोटे छोटे बिजनेस भी उन लोगों ने स्टार्ट कर रखे हैं। मतलब फार्मिंग प्लस नॉन फार्मिंग दोनों तरह की एक्टिविटियां वो लोग कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगा। अगले पेज में देखो क्या था हम लोग का, अब देखो मैंने बताया था कि 1960 के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की गई, ध्यान देना। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत जो हम लोगों ने करा उसमें मैंने बताया था कि हमारे यहाँ के किसान हाइब्रिड सीड्स का यूज कर रहे हैं जिसको HY बोलते हैं हम लोग, प्लस हमारे यहाँ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज किया जा रहा है। तो 1960 के बाद पूरी तरीके से हमने क्या किया, अपने एग्रीकल्चर को क्या कर दिया, मॉडर्नाइज कर दिया, कमर्शियलाइज कर दिया। तो इसमें हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर मतलब इनऑर्गेनिक का यूज कर रहे हैं, और जिससे कि HY सीड्स का यूज कर रहे हैं, अलग अलग तरह के मॉडर्न टूल्स का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप देख लो कि हमारे किसान जो है आर कैपेबल टू ग्रो सरप्लस प्रोडक्शन इन देयर फील्ड। तो इस पेज में ये बताया गया है, देखो कुछ और क्वेश्चन भी दिया है यहाँ पे, देख लो क्वेश्चन भी देखते जाओ कि इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? स्टूडेंट कोई जवाब देना चाहेगा? एनीवन हु वांट्स टू रिप्लाई, इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? एनीबॉडी? क्या ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लैंड्स को इरिगेशन सिस्टम के कंट्रोल में लेके आया जाए? जरूरी है, तो क्यों जरूरी है? एनीवन हु वांट्स टू रिप्लाई? अंशु, अनुष्का, शिखर, आयुष, अगमय, कोई? एनीबॉडी हु वांट्स टू रिप्लाई द सेम क्वेश्चन? फास्ट टेल मी। बोलता लिख के बताता है मेरे को, मैं रिटन में बोलता, मैं ओरल बोल रहा हूं, मैं ओरल। एनीबॉडी वांट? ओके अनुष्का बताओ, क्या इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? व्हाई? Yes, sir. It is important to increase the area under irrigation because the growing rate of population needs higher demands of crops. Therefore, it is important to increase the
land for irrigation, and there is also need of improvement in irrigations. ओके देखो यहाँ पे यस इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन व्हाई बिकॉज पहले तो आप देखोगे इरिगेशन जितने ज्यादा एरिया जो है वो इरिगेशन के कंट्रोल में आएंगे उतना ज्यादा मतलब एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का विकास होगा एंड एज यू नो दैट प्राइमरी सेक्टर इज द बेस ऑन विच सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर आर कंप्लीटली डिपेंडेंट तो प्राइमरी सेक्टर का जितना ज्यादा इरिगेशन के क्षेत्र में जितना ज्यादा एरिया को मतलब प्राइमरी सेक्टर का विकास हो रहा है और प्राइमरी सेक्टर का विकास का मतलब क्या होगा यस प्राइमरी सेक्टर का विकास हो रहा है इसका मतलब क्या है सेकेंडरी टर्शियरी को भी जान मिल रही है उनका भी विकास हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है तो इस पेज में ये दिखाया गया है अब देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ देखो इसको ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अगर लेना है तो देखो नेम ऑफ क्रॉप मंथ हार्वेस्ट और सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या है जैसे मैं नेम ऑफ क्रॉप की बात करूं जैसे यहाँ पे आपने देखा राइस देख लिया व्हीट देख लिया मस्टर्ड देख लिया जो भी लिखना लिख दिया आपने किस महीने में उसको बोया जाता है किस मंथ में उसको कट किया जाता है और कैसे उसको इरिगेट करते हो रेन टैंक ट्यूबवेल कैनल क्या होता है ठीक है इसका एक चार्ट बना लो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लो ये होमवर्क में आपका हो जाएगा आगे बढ़े अब देखो स्टूडेंट अगला है मैंने बताया क्या चीज की सपोज करो कि जब कमर्शियलाइज किया गया आपके यहाँ एग्रीकल्चर को तो हम लोगों ने विडिसाइड पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ऐसे केमिकल का भी यूज किया आप देख रहे हो आज के डेट में क्या चीज की सपोज करो कि इंसेक्ट है वीड्स जाते हो ना अनवांटेड प्लांट्स व्हिच ग्रो विद आवर क्रॉप्स इंसेक्ट की बात करोगे जैसे मैं रोडेंट्स ये जो चूहे हुए होते हैं आपका फसल को काट देते हैं तो इन सबको खत्म करने के लिए हम लोगों ने पेस्टिसाइड विडिसाइड और इंसेक्टिसाइड को यूज किया तो ये भी आपका है इरिगेशन का सुविधा बढ़ाया हाइब्रिड सीड्स का यूज किया इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज किया तो इससे क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा आज देख रहे हो कि सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड है पूरे चाहे वो व्हीट हो चाहे राइस हो ये सबसे ज्यादा ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसमें देखो कुछ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड ध्यान देना मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या अंतर है ध्यान देना तो मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या है मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब विद इन अ सिंगल ईयर our farmers produce more than two type of crops is called क्या है मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग का मतलब in which our farmers are adding modern and upgraded technology like inorganic fertilizers hybrid seeds pesticide weedicide ये सारे सिस्टम को जो यूज कर रहा है ये आपका मॉडर्न हो जाएगा फिर एक क्वेश्चन है कि ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर रहा है कि the following table shows the production of wheat and pulse in India मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब शिखर देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब बोल रहा है कि आवर फार्मर्स आर ग्रोइंग टू टाइप ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द सेम लैंड विद इन अ सिंगल ईयर इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब हमारा एक फील्ड है उसमें दो से ज्यादा क्रॉप्स को हम लोग एक साल के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग बोलेंगे अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है कि द फॉलोइंग टेबल शोज the production of wheat and pulse in the India after green revolution in unit of million tons plot this on a graph was the green revolution equally successful for both crops अब आप देखो ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर रहा है तो ये तो टेबल बनाना है वो बात की बात हम लोग करेंगे अभी क्वेश्चन जो इसमें का ये क्वेश्चन है कि was the green revolution equally successful for both the crops ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ क्रॉप्स के प्रोडक्शन में यस कि नो चैट में आंसर करो यस नो फास्ट आई एम वेटिंग एवरीबॉडी अच्छा ये बताओ फराज आप ये बताओ कैसे हाउ यस तो बोलते हैं कैसे जस्टिफाई करो अपने आंसर को जस्टिफाई करो sir because when the green revolution starts the production of crops is very high the production of crops is very high and by this the farmers have the profit of have very much profit
when they sell the crops. Okay, because it is beneficial for the farmers. They are producing surplus production from their field and selling it to the market for earning money. You want to say that? Yes, I'm right? Yes sir. Am I right? Yes sir. Okay, चलो ठीक है. अगला देखो, अंशु, what is the working capital required by the farmers using modern farming methods? What is the working capital? क्या क्या चाहिए? अरे किसान जो है उसको खेतों में हाँ बोलिए. And are called working capital. क्या क्या? Raw materials and money in hand are called working capital. Yes, चलो ठीक है. Okay, next एक और क्वेश्चन है. What is the okay, ये तो बता दिया आपने. कुछ और क्वेश्चन है क्या इसमें? नहीं. बगल में क्वेश्चन था लेकिन अब चलो इधर भी क्वेश्चन है, कुछ देख लो. Suggested activity है कि during your field visit talk to some farmers of your region, find out. और कभी गांव में कितने लोग गए हैं? अपने हैंड को रेज करो. गांव में खेतों में कितने लोग अपने गए हैं फील्ड में घूमने के लिए? अगमय गए हुए हैं और कौन कौन गया है? अरे इधर चैट में आंसर करो भाई, उसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. चैट में लिखो आई लिख दो. मैं चैट में लिखिए आगमय गया है. चलो ठीक है. और विनायक भी गए हैं. अच्छा गांव में नहीं, मैं बता रहा हूँ गांव में है अलग है, खेतों में गया है. आयुष भी गए हैं. और एनीवन एल्स? ओके, तो देखो आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है. क्वेश्चन क्या है कि गांव में जो किसान भैया लोग जो काम करते हैं उनसे जाके पूछो भाई क्या है, कैसे क्या खेती करते हैं. ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा. अगला क्वेश्चन देखो क्या है. तो फार्मर से क्या पूछना है आपको? ये क्वेश्चन देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, ध्यान देना. पहला, व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड्स, मॉडर्न और ट्रेडिशनल और मिक्स, डू द फार्मर यूज? कि आप जो खेती कर रहे हो ये खेती कौन सा कर रहे हो? ट्रेडिशनल कर रहे हो कि मॉडर्न कर रहे हो? ठीक है, और उस पर एक नोट बनाओ. अच्छा जानता है तो नोट बनाने की बात कर रहा है भाई. अगला है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. उनसे ये भी पूछो कि आप लोग अपने खेतों में पानी कैसे पहुंचाते हो. ठीक है. एक और क्वेश्चन तुमको पूछना है कि हाउ मच ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज इरिगेटेड. कि कितना आपके यहाँ जो लैंड है, वेरी लिटिल, नियरली हाफ, या फिर मेजोरिटी, या फिर ऑल. या आपके गांव में जो खेत है उसमें कम जमीन पे खेती होती है, 50% पे खेती होती है, 80% पे खेती होती है, 100% पे खेती होती है. तो ये क्वेश्चन है जो पता लगाना है आपको. एक और क्वेश्चन है आप लोग का कि फ्रॉम वेयर डू फार्मर्स ऑब्टेन द इनपुट दैट दे रिक्वायर. वो 100% पे अगर खेती होती तो तेरा घर कहाँ पे बना है? आंसर विल बी डिफरेंट. यस, आंसर विल बी डिफरेंट, आई नो दैट. विनायक अगर 100% गांव में जितना जमीन है वो सब पे खेती होती तो आपका घर कहाँ बना है? रोड है कि रोडों पे खेती करना शुरू कर दिया है? रोड पे भी खेती करता है जी. छत के ऊपर खेती, जमीन कहीं भी बाकी नहीं है. 100% जमीन में खेती कैसे कर देगा? हाँ. अच्छा, फ्रॉम वेयर डू, किसान जो है उनको जो इनपुट, सपोज जो पैसे खर्च होते होंगे, अगर मॉडर्न फार्मिंग कर रहे तो मॉडर्न फार्मिंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मनी पावर. पैसे उनके खर्च होते होंगे तो जो पैसे उनके लग रहे हैं वो पैसे कैसे उनके पास आते हैं ये भी आपको पता लगाना है. हो जाएगा. अब देखो भैया एक क्वेश्चन है यहीं पे कि विल द लैंड सस्टेन. इसका मतलब मैंने बताया था, सस्टेनेबिलिटी की बात की थी मैंने कि सपोज सस्टेनेबिलिटी का मतलब जो डेवलपमेंट अभी आप करेंटली कर रहे हो, दे टुक लोन्स. यस, लोन्स लेते हैं बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट. चलो ठीक है, वो लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ये भी सही है. तो देखो मेरा एक क्वेश्चन है कि विल द लैंड सस्टेन. कि आप सपोज करो अगर जितना तेजी में धड़ल्ले से वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज कर रहा है
उस तरीके पे अगर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज किया जाए तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ का जो लैंड है वो सस्टेन रह पाएगा? यस कि नो? नो। व्हाई? व्हाई? कोई बताओ क्यों? एनीवन एक्सप्लेन व्हाई? अगर हम धरल्ले पे जिस तरीके से अगर हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, हाइब्रिड सीड्स का यूज कर रहे हैं, अब्दुल्ला आप आंसर बताओ तरीके से, बोलो। इतना फास्ट तुम टाइपिंग करता है अब्दुल्ला, इतना टाइप 1 मिनट में कर दिया? वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, फास्ट। फिर फास्ट करना है, चलो ठीक है। अब इसका आंसर आप ऐसे बताओ, ओरल बताओ। अब्दुल्ला आंसर बताइए। Unmute yourself and reply my question. Abdullah. अब्दुल्ला आपको मेरी आवाज आ रही है? आंसर बताओ, अनम्यूट करो अपने को। यस सर। बोलो। यस सर, लैंड सस्टेन हम ऐसे बचा सकते हैं जैसे फार्मर एजुकेट हो जाएंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से लैंड नहीं बचेगा, उसके बाद से नॉट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बनता है, पोल्यूशन कॉज होता है जिसकी वजह से लैंड पे इफेक्ट पड़ेगा और लैंड सस्टेन नहीं करेगा। ओके, तो अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आवर ड्यूटी टू मेक our farmers well educated. You want to say that? Because yes, if they will be educated, then they will start to use organic methods to grow yes, surplus products, to grow production in their field, and by avoiding inorganic fertilizer they can sustain the land for a long time. You want to say that? yes sir. चलो ठीक है अब्दुल्ला, मैं आपकी बात को मानता हूँ। एक छोटा सा पॉइंट देखो, but as you know that today the total population of our country is more than 133 करोड़, मतलब 133 करोड़ के ऊपर हमारे देश की जनसंख्या जा चुकी है। तो do you think that if our farmer will start to apply organic methods, traditional method in their fields, then they will be capable to serve 2 time meals in the plate of 133 crore population of our country? Abdullah, do you think so? No sir. Then what is the solution? आप बोल रहे हो कि चलो इनऑर्गेनिक को खत्म करो, मॉडर्न मेथड को खत्म करके हम ऑर्गेनिक, मतलब कि हम लोग टेक्निकल पॉइंट को छोड़ दें और प्रिमिटिव ट्रेडिशनल मेथड पे चले जाएं। ऑर्गेनिक का मतलब वही ना हुआ। तो क्या 130 करोड़ जनसंख्या, 133 करोड़ जनसंख्या को हम 2 टाइम खाना खिला पाएंगे? यस कि नो? यस और नो? Sir, I want to say something. Yeah, say. I'm listening. Sir, I am not telling to don't use modern farming or fertilizers. Just excessive ना करें। मतलब too much. Yes sir, limit में रह के करें। मतलब stay in limit. Don't cross the limitation. Yes sir. Limitation. But you want to say that आपको use करना है, our farmers should use, but in limit. You want to say that? Yes sir. Then we can sustain our land. Okay. चलो, और कोई इस पे कोई कमेंट देना चाहेगा? anybody? और कोई कमेंट देना चाहेगा इसके ऊपर? anyone? अनुष्का, okay. Sir, when farmers will use chemical fertilizers and pesticides in more amount, then the time will come when the fertile land gets converted into barren land and it will lose its fertility, and then land will never stand sustained. Means everyone is supporting organic methods, traditional method. And so, what is your opinion?
We should not use inorganic chemical fertilizers because it will deplete the water level and the land get polluted because of fertilizers, excessive use of fertilizers. Okay, मतलब एवरीबडी जो है सबके सब है कि एक्सेस मतलब फर्टिलाइजर जो इनऑर्गेनिक मेथड है इसको ज्यादा अक्सर आप यूज ना करें, यू एवरीबडी, और मैं भी इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। चलो इसको क्रैक करके कदम आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे है कुछ और पॉइंट्स है यहाँ पे, अभी तो स्टोरी क्या मैं पढ़ाऊँ तुम लोग को, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे रहता हूँ। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, पालमपुर के किसानों को जमीन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। तो इसमें देखो 450 जो फैमिलियां हैं जो कि लगभग लैंडलेस है, सॉरी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पालमपुर में बात कीजिएगा, इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिली, जो 450 फैमिलियां हैं, ओके मैं नोट्स चेंज कर दूंगा, ओके आई विल सेंड 450 जो फैमिली है उसमें से लगभग 150 ऐसे परिवार हैं जो लैंडलेस हैं, कुछ लोग उस लैंडलेस हैं जो दलित हैं या फिर किसी के पास अपना कल्टीवेटिंग लैंड भी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद कुछ और भी फैमिलियां हैं, लगभग 240 फैमिली जो है उनके पास कुछ कम जमीन है, मतलब लिमिटेड जमीन है जिसमें वो लोग खेती कर रहे हैं, लगभग 2 हेक्टेयर से भी कम, ठीक है। और जो कुछ लोग हैं वो आपके जमींदार लैंडलॉर्ड के रूप में है, बड़े साइज के फार्मर्स हैं, लगभग 60 फैमिलियां हैं जिनके पास मीडियम है और लार्ज फैमिलीज हैं ये सब। तो किसी भी, अब आप अपने मोहल्ले में ही देख लो, सब करोड़पति तो है नहीं, कुछ करोड़पति है, कुछ रोडपति है, कुछ लखपति है, कुछ अरबपति है, तो आप अपने एबिलिटी के आधार पर ये पॉइंट को लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या है, why do so many families of farmers cultivate such small plot of land? आपने देखा कि पालमपुर में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास थोड़े थोड़े जमीन है और उसमें वो लोग खेती करते हैं, आखिर ऐसा क्यों? anyone who wants to reply? Okay, I will send notes. Okay, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? Everybody? क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि why do so many families of farmers cultivate such a small plot of land? मतलब मैक्सिमम जो फैमिली है वो बहुत कम जमीन पे खेती कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? Anyone? Raise your hands. Raise your hands. अंशु, अनुष्का, शिखर बताइए आंसर। Sir, because they are not cultivating crop on their own land, they are cultivating crop on their on the another जमींदार के लैंड के पर अपना दूसरे क्रॉप, मतलब वो लैंडलॉर्ड क्या काम करते हैं, ठीक है, अपने यहाँ कम काम कर रहे हैं, अपने उनके पास जमीन भी कम है, दैट्स व्हाई। देखो यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है, ग्राफ में दिखाया गया है, देखो यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। तो देखो स्मॉल फार्मर हमारे देश में बहुत ज्यादा है, ठीक है, जबकि मीडियम फार्मर्स की बात करो देखो यहाँ पे 20% ही वो है, मैंने हमारे यहाँ जो, तो इसके पीछे का, अच्छा ये बताओ
हमारे यहाँ फार्मर्स, तो कहने का मतलब है ये, तो आप देखोगे कि जब जमींदारी प्रथा खत्म हो रही थी, जब अंग्रेज जो जा रहे थे, तो जो जमींदारी प्रथा थी उसको खत्म किया गया और जमीन जिसको जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जिसको ज्यादा मिला वो लैंडलॉर्ड बना, जिसको कम मिला वो आपका गरीब का गरीब रहा। इसमें देखो अगला पिक्चर है, अगला फॉर ये क्वेश्चन ऊपर है, क्वेश्चन पे फोकस करना है कि वुड यू एग्री, ध्यान देना, वुड यू एग्री दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज अनइक्वल इन पालमपुर? क्या आप एग्री करते हैं कि जो पालमपुर में कल्टिवेटिंग लैंड है वहां पे अनइक्वल है? डू यू फाइंड ए सिमिलर सिचुएशन फॉर इंडिया? एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग, एनीवन। अंशु अनम्यूट करो और आंसर बताओ मेरे को। अंशु अनम्यूट करो, मेरे को बताओ। Yes, I am agree that the distribution of cultivated land is unequal in Palampur because the medium and large farmers have larger area of land and the small farmers have less land. Okay, who is responsible for that? Who is responsible for that? Okay, छोड़ो, चलो ठीक है, तो सही है। Would you agree? Yes, I'm agree that the distribution of cultivated land is unequal in Palampur, and I'm also agree that this situation is available in India. How? Because during when the British were living our country, then they handed over the land to the landlords, to the ministers, to the क्या चीज वो जो हमारे देश को लीड करते leaders of our country, and they divided our country। कहने का मतलब जो पावरफुल थे उन लोगों ने लैंड को कवर करा और जो वीक थे वो वीक के वीक ही है। नहीं तो कहने का मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि आसमान से जब आया तो उसके लिए लैंड लेके ही आया, वो जब डिवीजन जो डिस्ट्रीब्यूशन वो वही गलत तरीके से हुआ। तो ये प्रॉब्लम आपके उस समय से है। अब देखो यहाँ पे कि हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर अब आएंगे कहाँ से, ध्यान देना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सपोज करो कि जो लैंडलेस फार्मर्स है, अच्छा ये बताओ कौन देयर बैड, अच्छा अनुष्का ये बताओ कि देयर बैड कंडीशन, बैड उनका कंडीशन कैसे हुआ? जब से आप हो तब से वो भी है, तब से हम भी है। आपका कंडीशन अच्छा, उसका कंडीशन बैड कैसे हुआ? कौन किया? कोई तो कोई रिस्पॉन्सिबल होगा ना। ऐसा तो नहीं कोई गरीब रहना चाहता है कि भाई मैं गरीब, मैं एकदम स्लम्स एरिया में ही रहूं। एवरीबडी वांट्स टू हैव मील्स इन मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट, एवरीबडी वांट्स टू विजिट 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार। तो उनका ये लाइफ इतना बैड कंडीशन जो आप बता रहे हो कि इकोनॉमिकल कंडीशन का रिस्पॉन्सिबल है, तो कैसे बैड कंडीशन उनका होगा? कोई ना कोई तो बंदा सामने आएगा ना टू टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो दे गॉट लेस अमाउंट ऑफ लैंड, तो किसने उनको दिया? ये डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया? कोई बंदे ने किया होगा। तो मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही है। ओके, अब देखो यहाँ पे हु विल प्रोवाइड द लेबर, इसका आंसर दो कोई एक, एनीवन, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। Raise your hands, anyone? Nobody wants to reply the same question. No one wants to reply my question. Again, Anushka. Why again and again, Anushka? Why not other students? स्कोर तो सबको चाहिए और रिप्लाई केवल अनुष्का देंगी, जबकि सबको पता है, एवरीबडी नोस, पर सब एनर्जी लॉस नहीं करना चाहता, तो बचा के रखेगा क्या जो फ्यूचर में काम आएगा, चिल्लाएंगे। हैंड तो सबका रेज होना चाहिए।
चलो अनुष्का बताओ, टेल मी। Sir, labor is also an important factor for the production of crops. So there is a question that who will provide the labor? The small farmers who have less lands, they will work under the landlords, and they, after working in their own field, they will also provide labor in the fields of landlords. Therefore, the small farmers who have less land, they will provide the labor. ओके आपने बोला जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, नहीं जो एडिशनल वर्कर है, जो एडिशनल वर्क कर रहे हैं, मतलब फार्मर्स लेबर्स who are unable to fulfill their all the basic needs with the help of agriculture, they will work in the field as a labor. You want to say that? Am I right, Anushka? Yes, sir. Okay. Okay, तो आगे पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिया है। देखो यहाँ पे कहने का पॉइंट बताया गया है कि आपके यहाँ जो लेबर काम करते हैं, जो वर्कर काम करते हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, वो क्लियर है कि वो वेजेस लेंगे। वेजेस मतलब जो पैसे लेंगे, अरे गिव एंड टेक है ना, आपके यहाँ वो काम करेगा तो उसके एवज में वो पैसे लेगा। तो कुछ लोग पैसे लेते हैं, कुछ लोग क्रॉप्स भी ले जाते हैं, नहीं है तो ये भी होता है आपके यहाँ। तो एम्प्लॉयमेंट की गाँव में बात करोगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ पे अप्रैल 2011 के अनुसार देखो क्या गवर्नमेंट ने एक सिस्टम रखा था कि जो बंदा 115 रुपए अर्निंग कर रहा है, समझ लो कि वो गरीब नहीं है, और कम से कम मिनिमम वेजेस जो थे वो एक किसान के लिए 115 रुपए देने हैं। पहले क्या होता था 2011 के पहले, होता है भैया, अभी भी होता है गाँव में, क्रॉप्स का अभी भी होता है। देखना वहां पे जो थ्रेसिंग का काम करने के लिए आते, जो गेहूं को थ्रेसिंग करते हैं, वो लोग कुछ लोग पैसे भी ले लेते हैं और कुछ लोग गेहूं को भी ले लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर 500 रुपीज हुआ तो गेहूं का रेट समझ लेगा कि 500 रुपए के हिसाब से गेहूं का रेट कितना होता है, केजी आप गेहूं मेरे को दे दीजिए। तो ये भी लोग ये वर्क कर लेते हैं वहां पे, तो ये होता है। अब देखो यहाँ पे पहले मैं बता रहा हूँ कि 2011 के पहले क्या होता था, ध्यान देना। 2011 के पहले होता था कि आपसे मैंने 8 घंटे अपने यहाँ काम कराया और 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए जितना दिया उसने दे दिया आपको, आप लेके चले। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, आगे 2011 में फिक्स कर दिया कि भाई कम से कम 115 रुपए आपको देने हैं, उससे कम आप नहीं दे सकते। तो ये फिक्स वेजेस कर दिया गया। अब देखो कुछ क्वेश्चन एंड लेट्स डिस्कस। तो ये कुछ स्टोरी है, जो स्टोरी पीछे हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, स्टोरी में फिर कुछ कहानी निकाला हुआ है, ठीक है। कि वाई आर फार्म लेबर लाइक डाला एंड रामकली पुअर, कि यहाँ पे दो बंदों का नाम देखिए, लोग गरीब, फार्म लेबर है लेकिन ये गरीब है, क्यों? बिकॉज गरीब है। हो सकता है कि न्यू जो हो उसमें कुछ अलग दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। बुक भी अगर जैसे पुराने बुक से तो उनका कुछ रेशियो अलग दिया होगा, नए का कुछ अलग दे देता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो देख लेंगे आप लोग। तो फार्म लेबर जो वो गरीब क्यों है आज के डेट में? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, दैट्स व्हाई। सपोज करो कि 8 घंटे का काम किया, 4 घंटे का पेमेंट देकर भगा दिया, भाग जाओ यहाँ पे, पैसा वाला का भी होगा। सपोज खेतों में फील्ड में काम किया लेबर ने, पूरा दिन रात मेहनत किया लेबर ने, और जब उसका टोटल हार्वेस्टिंग का टाइम है तो सारे क्रॉप्स को लेके आपने अपने घर में रख लिया, उनको 50-100 रुपए देके भगा दिया। तो मेहनत उसका फायदा आपको हो रहा है, उसको क्या मिला? 50-100 रुपए मिला। तो कभी अमीर बन पाएगा? तो इसमें तो इंप्रूवमेंट चाहिए, इस रूल में इंप्रूवमेंट चाहिए। तो ये देखो कुछ क्वेश्चन दिया जो कि पीछे के ऊपर है, कुछ स्टोरियों पे जुड़ा होगा, ठीक है। तो स्टोरी को आप लोग पढ़ेंगे, उसके आधार पे ये कहानी किया होगा। तो स्टोरी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब देखो कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, क्या क्या चीज की जरूरत है। अच्छा देखो, हाउ कैन इट बी इम्प्रूव।
इसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग जैसे लोगों को इनकरेज होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जब देखो छोटा सा एग्जांपल देख लो, गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस एक्ट लगा दिया कि लेबर जो आपके यहाँ काम करने आता है मिनिमम उसको 300 रुपीज आपको देने हैं, उससे 1 रुपए कम दोगे तो वो नहीं लेगा आपके पास से। तो गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट रूल बना दिया तो हो गया ना कि 300 रुपए दे रहे हैं। गवर्नमेंट रूल बना दे कि जो वेजेस जो लेबर है वो लेबर को कम से कम आपको 500 रुपीज देने हैं। तो आपके वो लेबर काम करने अगर 500 रुपए आप नहीं दोगे तो तुरंत आपके अगेंस्ट में कंज्यूमर कोर्ट पे केस कर देगा। आपको तो पेमेंट देना पड़ेगा जब उन लोगों का पेमेंट फिक्स हो गया तो इसमें गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल। क्योंकि हम लोग जैसे लोग तो चाहे कम से कम रेट में हमारा काम हो जाए, लेबर हमारे रेट कम से कम रेट में काम करके चले जाए, लेकिन ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कैसे इसको मैनेज करती है। आयुष, आर यू गेटिंग? तो इसमें गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। आगे अब देखो, अब अगला पेज में क्या हम लोगों ने देखा, सेल्स। सपोज करो कि अब हमने क्या किया कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करा, ग्रीन रिवोल्यूशन की यूज कर लिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ सरप्लस प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो सरप्लस का आगे क्या है, तो उसको बेचने के लिए मार्केट में जाना पड़ेगा, और मार्केट में जाकर क्या करना पड़ेगा, उसको सेल करना पड़ेगा। तो इसके लिए रोड वे है, रोड पे आपके अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट चले, वो ट्रांसपोर्ट की मदद से आप लोग मार्केट तक लेके जाइए, उसको सेल करके लेके आइए। तो सेल करना है कहाँ पे, मार्केट में। अब आओ अदर एक्टिविटी, मतलब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आपका डेयरी फार्मिंग की बात कर रहे हैं। डेयरी फार्मिंग को ये लोग मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद रायगंज जो शहर वहां पर ले जाकर सेल करते हैं। ट्रेडर्स लोग जो है यहाँ से वहां मिल्क को लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी विकास होता है। अब देखो कुछ और भी पॉइंट है यहाँ पे कि एग्जांपल ऑफ क्या चीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो देखो यहाँ पे लगभग 50 लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के काम में भी लगे हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो सकता है कि छोटे छोटे चीजों का तैयार किया जाता हो। मैन्युफैक्चरिंग जानते हो ना, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। छोटी छोटी फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं वहां पे पालमपुर में, और वहां पे ये लोग कुछ फैमिलियां जो कि वर्क कर रही हैं, वर्क करके वो लोग भी अपना जीवन यापन वहां पे कर रहे हैं। तो ये कुछ स्टोरियां, स्टोरी को घर पे पढ़ लेंगे आप लोग। और कुछ क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि व्हाट कैपिटल डिड मिस्री लाल नीड टू सेट अप हिज जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। क्या कैपिटल चाहिए? अरे किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए आपको क्या चाहिए? किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए बताओ तो? लैंड, वेरी गुड, और फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, ओके, लेबर, मनी, ओके, चलो सही है। तो मिस्री लाल साहब को भी यही चाहिए, और क्या चाहिए उनको? हु प्रोवाइड द लेबर इन द केस। यहाँ पे इंडस्ट्री जब खुलेगा, ओपन होगा, ध्यान देना, तो यहाँ पे लेबर कहाँ से आएंगे? तो लेबर गांव से आएंगे। जो एडिशनल वर्क की तलाश में है, जो लैंडलेस फार्मर है, वो यहाँ पे काम करने के लिए आएंगे। कैन यू गेस व्हाई मिस्री लाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट? अगर मैं इंडस्ट्री लगा देता हूँ, इंडस्ट्री से मेरे को प्रॉफिट नहीं आ रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? अब रीजन है तो इसके देखो ये स्टोरी दोनों पढ़ लोगे, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। मिस्री लाल साहब का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये चैप्टर कहानी पढ़ लेना होगा, दोनों कहानियां। अब देखो यहाँ पे नॉट प्रॉपर सेलिंग, या फिर जो भी होगा ऊपर दिया होगा। हो सकता है कि उनका इनपुट ज्यादा लगता हो और आउटपुट उसका कम हो। अगर 50 रुपए में मैंने कोई चीज को तैयार किया तो 40 में तो बेचूंगा नहीं,
और 40 रुपए में अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो उससे मेरे को प्रॉफिट हो जाए, 10 रुपए नुकसान ही मेरे को होने जा रहा है। अब देखो तो शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, पालमपुर के जो शॉपकीपर्स है, अब शॉपकीपर का मतलब तो जानते हो ये भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में है। अब व्हीट है, शुगर है, टी है, ऑयल है, बिस्किट है, सॉप है, टूथपेस्ट है, बैटरी है, कैंडल है, नोटबुक है वगैरह वगैरह, जो बहुत सारी चीजें हैं, ये सब का दुकान है और वो लोग भी अपना इनकम कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। दूसरी तरफ जाकर तो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आपने देखा कि आपके देश का जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्शियरी सेक्टर, चॉइस को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कराने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो रायगंज की बात करोगे, पालमपुर का अगर विकास हो रहा है तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि वहां से रायपुर से पालमपुर जाने का टाइम आवर जो बहुत कम हो चुका है, रोड नेटवर्क अच्छा है, अलग अलग तरह का व्हीकल चल रहा है रोड पे, जीप है, ट्रक है, कार है, बस वगैरह वगैरह जो भी है ये सब चल रहा है, इससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार हुआ है। अब प्लस इधर रोजगार भी बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। होगा अब देखो यहाँ पे व्हाट इज किशोराज फिक्स कैपिटल, किशोरा का क्या फिक्स का ये कुछ ऐसा है, तो ये स्टोरी जो दिया होगा स्टोरी से ये निकालेगा, कहानी स्टोरी में जो दिया होगा उसमें से ये निकालेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि वुड यू से दैट किशोरा हैज बेनिफिटेड फ्रॉम बेटर रोड्स इन पालमपुर? यस, अगर हमारे यहाँ के रोड के सिस्टम अच्छे, इमेजिन कर लो, छोटा सा एग्जांपल देख लो, मैं 15 किलोमीटर दूर से आपके अवंती छपरा यहाँ पे आके मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, इमेजिन करो, तो कंडीशंस क्या है कि 15 से 20 मिनट में मेरे को वहां पे यहाँ पे आने में लग जाता है, 15 से 20 मिनट में पहुंच जाता हूँ कि रोड नेटवर्क एकदम वेल मेंटेन है, पेट्रोल का भी मेरा खर्च कम लगा, टाइम भी मेरा कम लगा, और यहाँ पे आया, मैंने क्लास किया, फिर मैं यहाँ पे निकल के अपने घर चला गया। अब इमेजिन करो कि रोड ट्रांसपोर्ट अगर सही नहीं होता तो पहले तो टाइम किलिंग मेरा लगता, 15 मिनट की जगह पे मेरे को 1 घंटे पूरे देने होते आने में। दूसरा, एक्सीडेंट का डर अलग होता। तीसरा, यहाँ तक आने में जो 1 लीटर में मैं आके चला जाता वो 2 से 3 लीटर मेरे को पेट्रोल का भी खर्च एक्स्ट्रा बढ़ जाता, प्लस हमारे ट्रांसपोर्ट, हमारा बाइक जो है उसका रिपेयरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता। समझ में आ रहा क्या बता रहा हूं मैं? तो रोड अगर वेल मेंटेन है तो इससे तो सबको फायदे हैं, एवरीबॉडी, अनुष्का, एवरीवन गेटिंग? तो ट्रांसपोर्ट का बेनिफिट सबको है। अब चलो ये तो हुआ मेरा टॉपिक, ठीक है। अब प्रभु आप लोग पूछो अपना टॉपिक, क्वेश्चन पूछ सकते हो आप अगर डाउट है तो। अब ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका, अब यहां से आप लोग ये एक समरी दिया है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन देगा और इसके बाद फुल एंड फाइनल। तो अब आप लोग एक बार चेक कर लो, जो डाउट है डाउट क्लियर करो। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? यस कि नो? फास्ट टेल मी। नो। अनुष्का, एनी क्वेश्चन? अच्छा, अंशु, Anshu, do you have any question? Abdullah, do you have any question? किसी को क्वेश्चन नहीं है? वो देखो बीच स्टेट की बात करोगे तो कहने का मतलब है जिस स्टेट में, जैसे मैं हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, जो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर, जो सबसे ज्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहा है वही सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर वो कंजप्ट करेगा, कंजप्शन वहीं पे ज्यादा होगा।
दूसरी तरफ बात करोगे राजस्थान की बात करो तो वहां पे भी ज्यादा केमिकल, बिकॉज वहां के लैंड्स के बारे में तो जानते ही हो कि बैरन लैंड है, सैंडी सॉइल है, और उस सैंडी सॉइल से भी अगर क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना है तो दो ही ऑप्शन, या तो केमिकल का पूरा यूज करोगे वहां पे आप, क्योंकि मिट्टी में तो केवल फर्टिलाइजर, बिना फर्टिलाइजर के आप मिट्टी से तो क्रॉप्स प्रोड्यूस कर नहीं पाओगे। तो वहां पे भी है कि ज्यादा आपको फर्टिलाइजर का यूज करना है वहां पे। चैप्टर 2 नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। यस चलो, पंजाब मैंने वही बताया, पंजाब में जहाँ पे ज्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है। आयुष, हिस्ट्री का चैप्टर 2 जो तुम्हारा है, हिस्ट्री का चैप्टर ऑर्गेनिक्स, अच्छा शिखर का क्वेश्चन है, रुको वेट, देखो अभी तक नो बोला था, क्वेश्चन आने लगा तुम लोग का। क्या, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग विथ नो लॉस टू सॉइल? देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का है, ठीक है। देखो कहने का मतलब है कि अगर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का आप यूज कर रहे हो, नो डाउट कि इसका निगेटिव इफेक्ट है, बट आप बोल रहे हो कि हमें क्या करना है कि मिट्टी भी फर्टाइल रहे और 133 करोड़ पॉपुलेशन के सामने 2 टाइम भरपेट खाना भी मिल जाए। तो इसके लिए आपको एक तीसरे विकल्प की तरफ, तीसरे ऑप्शन की तरफ देखना होगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या है? जैविक, एक अलग तरह का उर्वरक मैन्युअर आया हुआ है। अब प्लस आप पूरी तरीके से इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बैन भी नहीं कर सकते। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देख लो, मैं बता रहा हूं, अगर फील्ड है हमारा, ध्यान देना, मैंने गेहूं की खेती कर दी, ठीक है। अब उसमें जो अनवांटेड प्लांट्स उसमें जो ग्रो कर रहे हैं, जिसको वीड्स बोलते हैं, वीड्स होता है ना, वीड्स, WEEDS, वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स। वो जो अनवांटेड प्लांट्स आपके खेतों में प्रोड्यूस हो रहा है, 2 तरीका है उसको खत्म करने का। एक तो आप हैंड पिकिंग कर सकते हो, तो हैंड पिकिंग करोगे तो 3-4 मजदूर आप उसमें लगाओगे, तो 3, 4, 5 मजदूर के वो हाथों से उसको निकाल लेंगे कि वो जो अनवांटेड है। ध्यान दो यहाँ पे, वेट, तो हैंड से निकाल लिया, इससे क्या हुआ कि उस मिट्टी के ऊपर निगेटिव इफेक्ट भी नहीं पड़ा और वो 3-4 मजदूरों को रोजगार भी मिल गया। ध्यान दो, रोजगार मिल गया। अब इसको आपने हटा दिया। दूसरा आपने क्या ऑप्शन यूज किया? उस वीड को खत्म करने के लिए वीडीसाइड का यूज कर दिया। वीडीसाइड क्या है? केमिकल है। तो वीडीसाइड ने क्या किया कि घास को तो खत्म कर दिया, बट इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके सॉइल के ऊपर पड़ा। तो हम लोग जहां तक हो सके हम लोग नेचुरल तरीके का यूज करें। हम क्यों वीडीसाइड का यूज करेंगे? क्यों नहीं हम 3-4 मजदूर को लगा देंगे वहां पे कि उनको रोजगार भी मिल जाए और आपके मिट्टी के ऊपर कोई निगेटिव इफेक्ट भी ना पड़े। तो जहां तक हो सकता है आप तो रोक सकते हो ना, हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। अब पूरी तरीके से इनऑर्गेनिक के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाओगे तब तो सॉइल का डिस्ट्रक्शन निश्चित है। शिखर समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड, यस और नो? शिखर, तो ये मिनिमाइज आप करोगे। अब्दुल्ला, डज ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज एनी साइड इफेक्ट, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो इसका एक डिबेट आप लोग के बीच में, ये एक डिबेटियल टॉपिक है, इसको आप लोग डिबेट करोगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेरिट डिमेरिट तो दोनों है इसका। तो चलो मेरे को ये बताओ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फेवर में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फेवर में कितने लोग होंगे, ये बताओ। चैप्टर 2 तुमको मैंने बताया हिस्ट्री का, तो चैप्टर 2 क्या अभी स्टार्ट करते हैं, बोलो तो। आयुष, चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे आपका ये चैप्टर हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हम लोग को पढ़ना है नाजिज्म, मतलब हिटलर की बात की, ठीक है। तो एडोल्फ हिटलर के बारे में स्टोरी हम लोग वर्कआउट करना, हम लोग देखेंगे उसका सिलेबस कैसे है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर अगर हटा दिया गया तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर एनटीएससी के एग्जाम की बात करो तो उसके आधार पे आपको ये हिटलर को भी पढ़ना है, आपको रशियन रिवॉल्यूशन भी पढ़ना है, और आपको यहाँ पे जो फॉरेस्ट सोसाइटी की बात करो वो भी पढ़ना है, एवरीथिंग। बट सिलेबस की बात करो तो 2 से 3 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो हम लोग सिलेबस को ना देखते हुए हर पॉइंट को पढ़ेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। तो ये बताओ ग्रीन रिवॉल्यूशन के मेरिट और डिमेरिट में कौन कौन रहेगा? चल मी फास्ट।
मेरिट वाले यहाँ पे अपना नाम दो, यहाँ पे लिखो अपना नाम, मेरिट डिमेरिट अपना नाम लिखते जाओ, मेरे को बताते जाओ। टेल मी। नहीं आयुष एग्जाम में जो रिमूव चैप्टर है वो नहीं आएगा, मैं एनटीएससी की तैयारी की बात कर रहा था, उसमें आपको आ सकता है। मैं नहीं चूज कर सकता, आप अपने पे बताओ ना। अब्दुल्ला तुम मेरिट में रहेगा कि डिमेरिट में रहेगा? ग्रीन रिवॉल्यूशन के मेरिट की डिमेरिट? फाराज मेरिट में रहेंगे, चलो ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो फास्ट, टेल मी। आयुष मेरिट, चलो ठीक है। और शिखर मेरिट, चलो ठीक है। अनुष्का मेरिट, चलो ठीक है। अंशु सब मेरिट में जाएगा तो डिमेरिट में क्या मैं रहूंगा? सब तो मेरिट में चला गया। देखो अंशु, अब्दुल्ला, अगमय और माने ये सब लोग डिमेरिट में रहेंगे। अंशु कुमारी आप भी डिमेरिट में ही हो। अंशु भी डिमेरिट, तो डिमेरिट में किस अनुष्का क्या है? नो अनुष्का आप मेरिट में हो, आप मेरिट में जा चुके हो। अंशु डिमेरिट में आ गई। अंशु एनी प्रॉब्लम? अंशु डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो, ओके। तो आप भी डिमेरिट में रहोगे, आप डिमेरिट में रहोगे, ठीक है। तो आप लोग 50-50 स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, कुछ मेरिट और कुछ डिमेरिट में आप लोग रहेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो क्लास चलेगा हम लोग का, उस क्लास में आप लोग क्या करेंगे वर्कआउट, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के मेरिट और डिमेरिट के ऊपर एक छोटा सा हम लोग डिबेट ऑर्गेनाइज करेंगे। और तरीके से हर स्टूडेंट को बोलना होगा। देखो पॉइंट देखिएगा इस डिबेट में, इन दिस डिबेट एवरी स्टूडेंट मस्ट स्पीक, सबको बोलना है। और द टीम फ्रॉम विच द स्टूडेंट, कौन किस में है फाइनल कर दीजिए सर। अरे भाई ऊपर देखा ना, जिन जिन स्टूडेंटों ने मेरिट में लिखा वो मेरिट में है, जिन लोगों ने डिमेरिट में लिखा वो डिमेरिट में है। डन। तो ये डिबेट है आपका अगले क्लास जो हमारा फाइनली नेक्स्ट लिस्ट। और क्या मैं लिस्ट बनाऊं बोलो तो। और तेरे लोग को अभी तुमने ऊपर जिन लोगों ने मेरिट अपना नाम दिया वो मेरिट में है। मेरिट में कौन कौन है? रेज योर हैंड्स। मेरिट वाले अपने हैंड को रेज करो। देखो आयुष है, शिखर है, अनुष्का है और विनायक। विनायक रेज योर हैंड्स। विनायक, अच्छा फराज। तो आप लोग मेरिट में, और इधर अब्दुल्ला, अगमय, अंशु और विनायक ये सब लोग डिमेरिट में है। अब्दुल्ला, अगमय, अंशु एंड विनायक आप लोग डिमेरिट में है। डन। हो गया कंप्लीट? एवरीबॉडी डन? एवरीवन? ओके। ओके तो ये मेरिट डिमेरिट हम लोग अगले क्लास में वर्कआउट करेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? और कुछ पूछना? एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क? नो डाउट, ओके। नो नो, ओके ओके ओके। ओके देन बेस्ट ऑफ लक, और हम लोग मिलेंगे, वी विल मीट टुगेदर।
in our next class with this debate topic, and the topic on which you both team have to discuss together is green revolution, effect of green revolution in our country. तो क्या एक छोटा सा ब्रेक ले हम लोग? ब्रेक ब्रेक ले. Okay, bye.